डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट के पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सीरीज में जो इस बार के यूजीसी नेट एग्जाम के पहले मैंने कोशिश की थी नवंबर में, कि उसमें 5 साइकिल्स जो लेटेस्ट थे 2020 से शुरू होकर के, और जो पिछले आपको पता है कि हर साल 2 एग्जाम लिए जाते हैं, तो हम लोगों ने 18 तक का पेपर देखा था। ये पार्ट 2 है जिसमें थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें 6 या 7 साइकिल कह लीजिए मैंने लिया है 2011 से 2013 के बीच में, 2011-13। और जो फिर तीसरी पार्ट हम लोग लेंगे उसमें फिर 13 और 14 और 15 के क्वेश्चन को देखेंगे। सो लेट अस बिगिन। और ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ? या तो आप यूजीसी नेट देने वाले कैंडिडेट हैं जो अभी जो जून 2022 में होगी उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स इट इज अर्ली डेज, या मेरे आप फॉलोअर हैं पिछले कई सालों से, तो आप अभी पीजी में एंट्री लिए होंगे, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यदि आप फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अदर एमए एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं। ये मदर सेट ऑफ क्वेश्चन है, उसी से कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेट अस बिगिन। यदि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सिलेबस को देखें, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सिलेबस को गौर से देखना चाहिए यूजीसी नेट में, तो इन ऑथर्स को आपको पढ़नी है। कन्फ्यूशियस मैंने रेड से इसलिए मार्क किया है कि मेरे चैनल पे आपको इन पे नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में मे बी। और जो जो नॉर्मल कलर से है, ब्लैक से, वो आप पॉल साइंस हेल्प चैनल पे खोज सकते हैं। उस पे काफी अच्छी मटेरियल आपको यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में मिलेगी। सो कन्फ्यूशियस है, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हेगल। हेगल भी मैं नहीं कर पाया हूँ। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, मिल, कार्ल मार्क्स, ग्रामस्की को कई जगह मैंने किया है लेकिन नॉट इन ए सिंगल प्लेस। हाना आरेंट है, एंड फ्रांज फैनन। ये सब डिफरेंट डिफरेंट जगह तो यूट्यूब वीडियो मेरे आए हैं, लेकिन एक जगह इनका नहीं है। माओ जेदांग भी हैं और जॉन रॉल्स हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है दिसंबर 2011, और इसमें खास बात यह है कि इसी साल से जो है, इसी पेपर से यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में शुरू हुआ था, तो इससे पुराना पेपर आपको नहीं मिल सकता है। दिस इज द ओल्डेस्ट पेपर यू कैन गेट। सो लेट अस बिगिन। उसमें से मैंने कल आउट किया है, मैंने खोजा है जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन है, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, यदि आप इसको फॉलो ऑफ लेट कर नहीं कर रहे हैं तो। ये एक नॉर्मल पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस नहीं है। मैंने कोशिश की है कि पास्ट ईयर पेपर को एक क्यू माना जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होकर आने के चांस यूजीसी नेट में कम है। अदर एग्जाम में तो सेम क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको काफी कुछ कहता है, और वो इंडिकेट करता है आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन वो देता है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इन सब को एक जगह समावेश करने का मैंने कोशिश किया है। इसके चलते ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द थिंकर हु सिंथेसाइज्ड जर्मन एंड इंग्लिश लिबरलिज्म वाज। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा टफ हो सकता है, कई लोगों के लिए ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। आपको इतनी ज्यादा जानकारी की कौन थिंकर हैं जो इंग्लिश और जर्मन लिबरलिज्म को एक तरह सिंथेसाइज करते हैं, ये जानना आसान नहीं है। लेकिन चलिए, इसका आंसर तो ठीक है, ये बॉसानकोट है। ये तो मतलब ठीक है, एक इसका आंसर है। मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, बहुत अच्छी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, खास करके इंग्लिश नेम्स की। सो बॉसानकोट को यदि आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये सारे जो हैं ये इंग्लिश फिलोसफर हैं। पहले तो आप इस चीज को याद कीजिए। हॉब हॉब हाउस, या GDH कोल, या TH ग्रीन, ये बसानकोट, ये सारे जो है ब्रिटिश फिलोसफर या इंग्लिश फिलोसफर हैं। इनकी अलग एक ट्रेडिशन रही, आपको पता है, वहाँ ग्रेजुअलिज्म है, लिबरलिज्म है, एक अलग काइंड ऑफ लिबरलिज्म है जो थोड़ा सा सोशल लिबरलिज्म की तरफ भी जाता है।
तो ये सब बिलोंग करते हैं। बोसानकोट जो हैं इनका सबका मैंने पीरियड भी दिया है। ये पीरियड आपको क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अभी 2021 की और इस पेपर में भी आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजी ये काफी पूछते हैं। ये मेमोरी पे जोर देने की बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन पूछते हैं। तो आपको थिंकर्स और उनके वर्क दोनों का टाइम का एहसास होना चाहिए, क्योंकि दोनों को अरेंज करने दिया जा सकता है। इस पेपर में भी आप देखेंगे कि थिंकर्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने दिया है। तो आप इनके जो टाइमलाइन है उसको जरूर थोड़ा सा दिमाग में रखिए। रटने की जरूरत ना भी हो तो लगभग रखिए। तो बोसानकोट 1848, मतलब कि अपने यहाँ जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी फर्स्ट 1857, उससे थोड़ा पहले, और 1923 जो है गांधी जी आ चुके थे, उस समय तक बोसानकोट का आता है। और ये जो है ये स्टूडेंट रहे थे टीएच ग्रीन के। ये इन्फ्लुएंस थे हेवली, हेगल से तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इमानुएल कांत से भी, रूसो, प्लेटो। और ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हेगेलियन ऑफ द ब्रिटिश आइडियलिस्ट। और ये आइडियलिस्ट थे, मतलब एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, मोरलिज्म, आइडियलिज्म, जो आप समझ सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं रियलिज्म से थोड़ा दूर, मतलब शांति होगी, परपेचुअल पीस होगा, डेमोक्रेसी होगा, लिबरलिज्म होगा, एंड दैट काइंड ऑफ जो, एंड पॉलिटिक्स में मोरलिटी इथिक्स की बात करने वाले, तो ये बोसानकोट हैं। और ये क्यों माना जाता होगा कि इन्होंने जर्मन इंग्लिश लिटरेचर को सिंथेसाइज किया? बिकॉज इनका इतना ज्यादा हेगल का जो इन पे प्रभाव था। हेगल पता है आपको जर्मनी से थे, तो हेगेलियन थॉट और ब्रिटिश जो लिबरल थॉट है, दोनों को इन्होंने एक तरह से मिलाया है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, टफ क्वेश्चन, इसको आप डिफिकल्ट की श्रेणी में रख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब यहाँ पे जो बाकी जो थिंकर्स हैं उसके बारे में मैं ज्यादा आपको बोल नहीं रहा हूं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। खास करके टीएच ग्रीन को आपको बहुत जगह पूछा जाता है। उनकी जो ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, वो काफी फेमस है क्वेश्चन पूछने वालों के बीच में। इनका ये लाइन कोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट इज टू प्रोवाइड कंडीशंस फॉर बेस्ट मोरल इथिकल कंडक्ट ऑफ बाय इंडिविजुअल। तो ये भी जो है मोरलिज्म की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, आइडियलिस्ट हैं टीएच ग्रीन भी। एंड जीडीएच कोल को आप देखेंगे तो इनको भी कई जगह पूछा जाता है। ये गिल्ड सोशलिज्म को इन्होंने जो है प्रोपाउंड किया था। गिल्ड सोशलिज्म एक तरह का जो ट्रेड यूनियन जब मैनेज करती है इकोनॉमिक अफेयर्स को, जो ट्रेड गिल्ड्स होते थे, तो उस तरह के सोशलिज्म की बात है। आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से जो है आप सोशलिस्ट थिंकर हैं, लिबर्टेरियन सोशलिस्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि सोशलिज्म में भी लिबर्टेरियन होता है। ये लेफ्ट लिबर्टेरियन होते हैं, एक राइट लिबर्टेरियन होते हैं जो इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं, और वो भी लिबर्टेरियन है। लिबर्टेरियन का मतलब है जो स्टेट की सत्ता को जो है एक तरह से नकारता है, स्टेट को एकदम एक नेसेसरी इविल जैसा मानता है। तो वो लेफ्ट में भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के राइट में भी हो सकते हैं। तो लिबर्टेरियन सोशलिस्ट थे जीडीएच को, इनको भी आपको याद रखना चाहिए। हॉब हाउस जो है ये भी सोशल लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट रहे हैं। जो सोशल डेमोक्रेसी आपको पता है, जैसे इंडिया में भी नेहरू जी या अंबेडकर जी, या इवन कह सकते हैं आप लोहिया, वो सब जो है सोशल डेमोक्रेसी या सोशल लिबरलिज्म के समर्थक जैसे। तो सोशल डेमोक्रेसी आप इनके साथ जोड़ सकते हैं। इन्होंने जो बुक लिखा लिबरलिज्म, ये काफी फेमस है, सोशल इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो हॉब हाउस ये सब जानना चाहिए। आप इस तरह से यदि आप तैयारी करेंगे किसी क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑफकोर्स बहुत समय इसमें लग रहा होगा, लेकिन आप केवल बसंत नहीं बल्कि बाकी भी जो थिंकर्स हैं उसके बारे में भी जानते हैं, जिससे कि आगे आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नंबर है ये एक्चुअल नंबर जो पेपर में है वो है, यहाँ के अनुसार से तो ये 2 होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सपोर्टर ऑफ डिओन्टोलॉजिकल व्यू? अब देखिए डिओन्टोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल व्यू जो है ये आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन आपको ये आशा करता है। डिओन्टोलॉजिकल मतलब होता है कि मीन्स जो है वो भी गुड होने चाहिए, ना केवल एंड। मतलब कि जो रास्ता अपनाते हैं आप सफलता के लिए, अपने गोल पाने के लिए, वो भी उतना ही मोरल इथिकल होना चाहिए, जो गांधी जी जिस टाइप से बिलीव करते हैं। एक थॉट जो है मैकियावेली का है, वो उसमें आप टेलियोलॉजिकल व्यू देखते हैं, बेंथम का है, जेरेमी बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म जो है, जिसमें ये है कि आप जो एंड अचीव करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, उसको कैसे किस मींस के थ्रू आप करते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिओन्टोलॉजिकल व्यू को यदि आप इसमें देखें तो लॉक, रॉल, बर्लिन, ये सब सब आते हैं। मैकियावेली जहां भी आया वहां पे आपको डिओन्टोलॉजी से दूर दूर तक उनका नाता नहीं है। वहां पे तो ये है कि आपको जो है लक्ष्य प्राप्त करना है, पॉलिटिकल गोल प्राप्त करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मोरलिटी, इमोरलिटी ये सब मायने रखती नहीं है। तो इसीलिए आप बहुत आसानी से उसको पिक कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका आंसर मैकियावेली है।
इमानुएल कांत जो है उसको भी आप डियोंटोलॉजिस्ट में मान सकते हैं, बहुत फेमस, वेरी वेरी फेमस डियोंटोलॉजिस्ट, गांधी जी को भी। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने लाल इसलिए किया है कि ये एक बहुत ही हाईली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हु सेज दैट ए प्रॉपर रिवॉल्यूशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिटिकल एंड शुड नॉट एक्सटेंड टू द सोशल। इसमें बहुत सारी बहस किया सकती है कि पॉलिटिकल और सोशल एरिना में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसका जो आंसर है वो कई जगह इसको गेवेरा जो है, आपको पता होना चाहिए कि चे गुवेरा कौन थे। चे गुवेरा बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो क्यूबन रिवॉल्यूशन हुआ था जिससे कि फिडेल कास्ट्रो वहाँ के प्रेसिडेंट बने, उसका एक इम्पोर्टेंट पिलर थे, स्तंभ थे। और वो प्योर रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब वो पॉलिटिशियन नहीं थे। और उन्होंने इसलिए मतलब कि वो उनको उस तरह से आप नहीं जान सकते कि वो प्रेसिडेंट रहे या, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट रिवॉल्यूशनरी। तो कई लोग यहाँ पे आप यदि इसको सर्च करेंगे, जैसा मैंने सर्च किया, तो इसको शे गुएरा है, कहीं पे आंसर जो है रेगिस डेबरे भी दिया गया है। तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और ये सब क्वेश्चन इतना आर्बिट है, इसको मैं आर्बिट क्वेश्चन की श्रेणी में रखता हूँ, मतलब जिसका आंसर आप जानते हैं तो जानते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब बहुत डिफिकल्ट है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को क्रैक करना या प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इस बार भी जो 2021 का जो पेपर आया है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे हैं। ये एक गलत बात है, ये मेमोरी पे जोर देने की बात है, रोट लर्निंग है, लेकिन है। इसलिए आपको तैयारी यदि करनी है तो बहुत सारे जो बुक्स आप पढ़ते हैं, कम से कम यूजीसी नेट के लिए 200-300 बुक्स तो आपको याद करने पड़ते हैं। उसको आपको हर ऑथर का क्रोनोलॉजी भी याद रखना चाहिए। रॉल के जो 4-5 बुक हैं या हॉब्स के जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, तो वो उनको आप अरेंज करने का भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इसमें एक बात याद रखें कि आपको ये जरूरी नहीं है याद रखना कि ये एग्जैक्टली बुक कब है, लगभग आपको पहले कौन है बाद में कौन है ये ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह थिंकर्स में भी एक सेंस ऑफ टाइम होना चाहिए कि जैसे हॉब्स लॉक से पहले आए, ये पता होना चाहिए। रूसो जो है वो लॉक के बाद आए, ये पता होना चाहिए। एग्जैक्ट पता होने की जरूरत नहीं है कि कब आए। तो अब यदि यहाँ पे देखें इन चार को, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। आप देखिए, एसे कंसर्निंग टॉलरेशन लॉक ने लिखा है, और डी सेवे जो है ये हॉब्स ने लिखा है। अब आपको पता है कि यदि हॉब्स ने लिखा है तो ये पहले आया होगा, ये तो आप क्लियर है कि लॉक के पहले हॉब्स आए थे। कन्फेशन जो है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग बुक है, क्योंकि ये सेंट अगस्टाइन ने भी लिखा है, वो भी उसको भी माना जाता है। कन्फेशन जो है रूसो के भी ऑटोबायोग्राफी का नेम है, यहाँ पे रूसो को समझ के दिया गया है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हॉब्स, लॉक, रूसो और इनकी, और ये रॉल की है, तो ये इस सीरीज में चल रहा होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। तो इसलिए इसमें यदि आप देखें तो सबसे पहले जो है डेफिनेटली हॉब्स की आएगी, जो मैंने यहाँ दिया भी है, 1647 की है। उसके बाद ये जो लॉक की जो बुक है, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, वो आएगी। और उसके बाद रूसो की आएगी। यहाँ पे सॉरी, ये जो है मैंने सेंट अगस्टीन का था वो दिया है, तो रूसो की आएगी। और सबसे रॉल तो आपको पता है 20th सेंचुरी में इन्होंने ये बुक लिखा है, पॉलिटिकल रियलिज्म। तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको बुक्स की क्रोनोलॉजी और पॉलिटिकल थिंकर की क्रोनोलॉजी को दिमाग में रखना चाहिए यूजीसी नेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल, अगेन वही क्रोनोलॉजी, वही डेट। अब यहाँ पे ये इन्होंने बता ही दिया है कि ये सब जो है इन्होंने लिखा है। द स्टेट्समैन प्लेटो ने लिखा है, इमाइल जो है, इमाइल उन रूसो ने लिखा है, जो कि एजुकेशन पे लिखी गई है, एजुकेशनल ट्रीटीज कहलाती है। ग्रेट ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जेरेमी बेंथम की, जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म दिया है। और आर्ट ऑफ वॉर भी काफी बार पूछा जाता है, इस बार भी 2021 में पूछा गया है, मैकियावेली की। तो ये कई एग्जाम में पूछा जाता है, अब इसको अरेंज करने के लिए दिया है। ये आपके लिए आसान होना चाहिए। अब देखिए, प्लेटो से पहले कौन इसमें होगा, कोई नहीं हो सकता है। तो वन से शुरू होता हुआ, अब ये इससे आसान क्या होगा, केवल एक ही ऑप्शन है जो वन से शुरू होता है, तो आपको कुछ जानना भी नहीं है कि उसके बाद क्या क्रम है। इसलिए ये क्वेश्चन इजी की श्रेणी में रखा जा सकता है। आप इसको जस्ट पढ़ लीजिए कि वन के बाद फोर है, टू है, थ्री है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे फिर अगेन एक क्रोनोलॉजी, सो मच क्रोनोलॉजी, मतलब आई सिंपली हेट इट, लेकिन है, आपको याद करनी है। और ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इन थिंकर्स को आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। आर्थर एफ बेंटले, लासवेल,
जेम्स ब्रायस एंड एवी डाइसी, अब इनका टाइमलाइन क्या है और इनको कैसे आप करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ पे दे दिया है टाइमलाइन, आप देख लीजिएगा, कुछ जल्दी जल्दी थी इनके बारे में, टाइमलाइन तो यहाँ पे दिया है तो आप कर सकते हैं। अब बेंटले जो है ये बिहेवियरलिज्म को इनिशिएट करने वाले, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जो 1950s में हुआ था उसको एक तरह से हवा देने वाले एक इंपॉर्टेंट थे। लासवेल जो हैं वो कम्युनिकेशन थ्योरी में इनका बहुत बड़ा नाम है, ये आपको याद रखना चाहिए। और इन्होंने पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन दिया था, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये बहुत फेमस है। जेम्स ब्रायस जो हैं ये इन्होंने द अमेरिकन कॉमनवेल्थ नाम की बुक लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई। और डाइसी को इसलिए आप जानना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ जो फ्रेज है इन्हीं का क्वाइन किया हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इनकी स्टडी जो है एक तरह से एक लैंडमार्क मानी जाती है। और इनकी जो बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ब्रिटेन का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट जैसा है, एवी डाइसी का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज ब्रिटिश रहे हैं, तो इसके इनके बारे में जानना चाहिए, बाकी तो डेट मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इजी है, 43 जो यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि मैच करनी है। अब ये इसलिए आसान है कि रूल ऑफ लॉ जो है जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ए वी डाइसी, तो आप एक से भी मैच करेंगे तो आपका कई बार हो जाता है, जैसे कि ए का 3, तो ए का 3 देखिए इन दोनों में है, ये दोनों तो ऐसे ही कट हो गए। और सेपरेशन ऑफ पावर आपको पता है कि मॉन्टेस्क ने दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की जो सेपरेशन है डेमोक्रेसी में, वो आगे एक क्वेश्चन ये भी है कि ये सेपरेशन का जो एम है वो क्या है। एम बेसिकली लिबर्टी है, मतलब आप देखिए जितना ही टिरेनिकल गवर्नमेंट होगा, ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट होगा, उतना ही सेपरेशन ऑफ पावर इन तीनों ऑर्गन में कम होगा। एक ही ऑर्गन जो है तीनों करने लगेगी तो उसमें इंडिविजुअल लिबर्टी कहीं खो जाती है। यदि आपको लिबर्टी सिक्योर करनी है तो इस तरह से चेक एंड बैलेंस डेमोक्रेसी में रखनी पड़ेगी। तो मॉन्टेस्क ने जो है, तो बी का आप देखिए 1, तो बी का 1 से आपको, बी के 1 से भी आपको बात नहीं बनती है तो फिर थर्ड जाना पड़ेगा। नेचुरल राइट जो है जॉन लॉक ने दिया था, तो सी का आप 4 कर सकते हैं, सी का 4 से ये आपको क्वेश्चन बन जाता है। ऑफ कोर्स इसलिए चूंकि ये इतना ज्यादा डीप मैचिंग है इसलिए इसको आप मीडियम रख सकते हैं, इजी तब नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे आइए 50 नंबर क्वेश्चन, इसको मैच करना है। नियो लिबरल, ये भी बहुत आसान है। नियो लिबरल आपको पता है, या जिसको आप लिबर्टेरियन कहते हैं, राइट लिबर्टेरियन, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉबर्ट नॉजिक हैं। लिबरल इसमें से यदि आप देखें तो जॉन रॉल को आप कह सकते हैं। मार्क्सिस्ट जो है रोजा लग्जमबर्ग हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। इवन यदि आप पीजी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बहुत ही आसान आपको हैं, जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए। थर्ड वर्ल्ड जो है, एडवर्ड सेड ने ओरिएंटलिज्म लिखा थर्ड वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव को बताने के लिए, तो एडवर्ड सेड को इसे जोड़ सकते हैं, तो ये आसान है। अब यहाँ पे मैंने जो ये दो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है वो जॉन ऑस्टिन को ध्यान में रख के दिया है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन यहाँ मोनिज्म से इसका जो है, मोनिज्म क्या होता है, मतलब जो डुअलिटी को नहीं मानते हैं, जैसे एक ये मोनिज्म जो है सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट में है। जॉन ऑस्टिन ने सॉवरेंटी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो थ्योरिस्ट हैं वो जॉन ऑस्टिन है। उन्होंने सॉवरेंटी के बारे में क्या कहा पहले ये देखिए, फिर देखेंगे मोनिज्म इनका क्या है। इफ ए डिटर्मिनेट, ये डिटर्मिनेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, मतलब जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सोवरेन है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो। इफ ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू ए लाइक सुपीरियर, वो किसी की उसके ऊपर सत्ता नहीं है। रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ ए गिवन सोसाइटी, मतलब इसमें एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिचुअल ओबीडियंस, मतलब वो जो सॉवरेन है उसको बाय हैबिट जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल उस सोसाइटी में उसकी कमांड को मानते हैं। दैट डिटरमिन्ड सुपीरियर इज सोवरेन, तो वो सोवरेन हो जाता है इन दैट सोसाइटी। एंड दैट सोसाइटी जिसमें ये सोवरेन होता है, इंक्लूडिंग द सुपीरियर, इज ए सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट, और वो सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है। तो ये सॉवरेंटी का डेफिनेशन है। अब दूसरा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में, वो है कि ऑस्टिन ने कहा था कि लॉ इज ए कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। ये बहुत फेमस कोट है। इसके इसकी व्याख्या तो बहुत और काफी देर में की जा सकती है, लेकिन इसको याद कर लीजिए। अब मोनोइज्म क्या है, मोनिज्म क्या है इसमें कि सॉवरेंटी इनडिविजिबल है और कोई उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट किसी को दे दिया जाए। तो इस तरह का जिसको आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट सिंगल सॉवरेन इंटिटी, जो एकदम डिटर्मिनेट है, मतलब एकदम आइडेंटिफिएबल है, वो जॉन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट है। ऑफ कोर्स वो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये भी आसान होना चाहिए मैच करने के लिए। फादर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, कौन कह सकता है कि प्लेटो को छोड़ के और कौन होगा? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यदि कहिए तो अरिस्टोटल है, जो मतलब एक तरह से आइडियलिज्म से इंपेरिकल साइंस की तरफ चले जाते हैं एंशिएंट टाइम में। और फादर ऑफ पॉजिटिविज्म आपको शायद पता होगा यदि आपने पढ़ा है सोशियोलॉजिस्ट लोगों को, तो अगस्त कॉम्टे हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जो है मैकियावेली को माना जाता है। प्रोटो मॉडर्न तो कहा जा सकता है, जहां से मॉडर्निटी की शुरुआत होती है। अब यहाँ मैंने पॉजिटिविज्म चूंकि आई है, तो मैंने काफी चीजें यहाँ पे दिया है आपके एडिशनल नॉलेज के लिए। पॉजिटिविज्म क्या है ये आपको जानना चाहिए। पॉजिटिविज्म एक तरह का इंपेरिसिज्म है क्या? देखिए, पॉजिटिविज्म इज ए फिलोसॉफिकल थ्योरी दैट होल्ड्स दैट all genuine knowledge is either positive and exclusively derived from experience of natural phenomena and their properties and relation, or true by definition। मतलब कोई भी जो नॉलेज का सोर्स केवल एक्सपीरियंस है, जो हमको अपने सेंस ऑर्गन से होती है, और कुछ नहीं है। कोई ए प्रायरी नॉलेज कोई ऐसा नहीं है जो कि हमको एक्सपीरियंस ना हो, हमें या किसी को दुनिया में, और उससे जो है हम जान जाए। मतलब जिसको रैशनलिस्ट लोग कहते हैं कि हम ज्ञान लेके पैदा होते हैं, तो ये जो पॉजिटिविज्म उसको नकारता है। मतलब सारे जो ज्ञान है वो एक्सपीरियंस, जो नेचुरल या सोशल वर्ल्ड का जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसी से वो निकलता है, या बाय डेफिनेशन कोई चीज जो ट्रू हो सकती है, जिसको कि कहते हैं एनालिटिक एंड टोटोलॉजिकल। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2=4 होता है, वो कोई हमारे सेंस एक्सपीरियंस से नहीं है, वो आइडेंटिटी जैसे इक्वेशन है उस टाइप के जो होते हैं, या लॉजिकल कि आज बारिश होगी या आज बारिश नहीं होगी। ये दो स्टेटमेंट का जो कॉम्बिनेशन है किसी भी सिचुएशन में ट्रू है, तो ये पॉजिटिविस्ट में इसको ट्रू माना जाएगा, क्योंकि या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो ऐसा स्टेटमेंट जो अपने आप में लॉजिकली जो है हमेशा सत्य होगा, या ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमेशा सत्य होगा, वो एक्सपीरियंस से पड़े है हमारे। तो ये पॉजिटिविज्म है। पॉजिटिविज्म का एक लाइन में समझिए कि जो है उसके बेसिस पे नॉलेज को लेना, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे नॉलेज को यदि आप लेते हैं तो पॉजिटिविस्ट अप्रोच अपनाते हैं। और आप अपने एब्स्ट्रैक्ट रीजन से, जैसे प्लाटो ने सोचा, एकदम बिल्कुल एक रैशनलिस्ट वे में एकदम अजीब सा चीज सोच करके आते हैं जो किसी ने कभी इमेजिन नहीं किया, देखा नहीं, महसूस नहीं किया, सेंस एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो आप रैशनलिस्ट हैं, तब आप पॉजिटिविस्ट से अलग हो जाते हैं। उसको आप आइडियोलॉजी यूटोपिक कह सकते हैं। प्लाटो याद कीजिए। टोटोलॉजी जो यहाँ पे वर्ड हुआ है उसका माने है इज ए फॉर्मूला और एजर्सन दैट इट इज ट्रू इन एवरी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने भी आपको बोला कि या तो आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो ये टोटोलॉजिकल जो है स्टेटमेंट। ए प्रायरी और ए पोस्टेरियरी भी जानना चाहिए, ये भी कई जगह फिलोसफी में आती है। ए प्रायरी वही है जो कि पहले से, जिसका मतलब आपको कुछ नहीं, मतलब पहले से पता हो, मतलब ज्ञान लेके कोई पैदा हुआ, ए प्रायरी है। और ए पोस्टेरियरी है जो चीजें एक्सपीरियंस से जो आप ज्ञान लेते हैं, जब जो चीजें हैं उसको देख के महसूस करके। तो पॉजिटिविज्म जो है ए पोस्टेरियरी है, और रैशनलिज्म जो है वो ए प्रायरी है। अब हम लोग जो है जून 2012 के पेपर 2 पे आते हैं। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि पहले जो है दो पेपर होता था, पेपर 2 और पेपर 3। पता नहीं क्यों दो होता था, एक में 50 क्वेश्चन होते थे, दूसरे में 75 क्वेश्चन। अब जो है केवल एक ही पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसको पेपर 2 कहते हैं, पेपर 1 जो है कॉमन है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स? ये आसान क्वेश्चन, इजी आप कह सकते हैं, क्योंकि जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम एंड पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, ये सब तो उन्होंने लिखा ही था। साइंस ऑफ लॉजिक जो है वो हेगल की बुक है, ये भी आपको पता होगा, इसलिए ये आसान क्वेश्चन है। हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन? ये जो बात है ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने हार्म प्रिंसिपल देते समय में कही थी। तो आंसर तो ये है, लेकिन इसके बाद इसी के थ्रू थोड़ा और जान लीजिए कि हार्म प्रिंसिपल क्या था। उन्होंने उनका ये कहना था कि द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर। मतलब ये है कि यदि कोई आदमी ऐसा काम कर रहा है जिसका असर केवल उस पे हो रहा है और किसी पे नहीं हो रहा है, तो समाज को कोई अधिकार नहीं है कि उसके लिबर्टी में हस्तक्षेप करे। मैंने आपको बहुत बार फेमस एग्जांपल दिया है कि कोई आदमी यदि अपने पैसे कमाए हुए से बहुत मॉडरेट वे में बैठ करके अकेले कमरे में वाइन पी रहा है, बहुत थोड़ा सा, तो उसको किसी भी हार्म प्रिंसिपल के अनुसार से उसको कोई समाज को अधिकार नहीं कि उसको बोले कि भाई तुम क्यों वाइन थोड़ा सा पी रहे हो।
ये जो है हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। जब तक कि वो एक्शन अदर रिगार्डिंग ना हो जाए कि उसका असर दूसरे पे पड़ने लगे, जैसे कि वो बहुत ज्यादा शराब पी करके और हंगामा करने लगे, तब जो है समाज को अधिकार है उसको रोकने का। तो इसी को कहते हुए उन्होंने ये कहा था कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। तो वो कुछ भी करता है अपने लिए यदि उसका असर केवल होता है, मतलब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, तो समाज को क्या हक है। मिल, जो कि लिबर्टी के बहुत बड़े चैंपियन थे। यहाँ पे आप गांधी जी के बारे में तो क्या कहना है, आपको बहुत कुछ पता है। जेरेमी बेंथम जो है यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं, और रॉबर्ट नॉजिक जो है लिबर्टेरियन, राइट लिबर्टेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिबरेटली इग्नोर्स एरिस्टोटल। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट के श्रेणी में आता है। वैसे एक बार यदि आप देख लेंगे, आप समझ लेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, एरिस्टोटल जो है वो एक लैंडमार्क है, मतलब उनको रेफर हर कोई करता है पॉलिटिक्स में। इम्पेरिसिज्म की बात हो, या कॉन्स्टिट्यूशन को बांटने की बात हो, जस्टिस की बात हो, या इथिक्स की बात हो, वर्चू की बात हो, तो उसमें सब में जो है एरिस्टोटल आते हैं। लेकिन हॉब्स जो हैं वो उसको बिल्कुल नकारते हैं, और डेलिबरेटली नकारते हैं, क्योंकि हॉब्स का जो कॉन्सेप्शन था पॉलिटिकल कम्युनिटी का और सॉवरेनिटी का, वो बिल्कुल एकदम उल्टा था जो एरिस्टोटल ने जैसा सोचा था। क्योंकि एरिस्टोटल के अनुसार से ह्यूमन जो है उसका नेचर सोशल है, पॉलिटिकल है। एक जू पॉलिटिकन उन्होंने कहा था कि मतलब ह्यूमन जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है। और उनका ये भी मानना था एरिस्टोटल का कि पॉलिटिक्स करने से ही जो है एक इंडिविजुअल अपना फाइनल कॉज को पा सकता है, ह्यूमन फ्लरिशमेंट हो सकता है, यूडोमोनिया जो उन्होंने कहा था। तो उसके लिए स्टेट जरूरी है, और उसी में जो है एक इंडिविजुअल का फ्लरिशमेंट होता है। इन सब से एकदम अलग बात हॉब्स का कहना था कि स्टेट इन सब के लिए जरूरी नहीं है, ह्यूमन फ्लोरिशमेंट के लिए। वो सिंपल आपको मार काट दंगे फसाद से बचाने की जरूरत है। यदि स्टेट ना हो तो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होगा। इंडिविजुअल कोई ऐसा सोशल या पॉलिटिकल प्राणी नहीं है, वो एंटी सोशल एंटी पॉलिटिकल प्राणी है हॉब्स के अनुसार। वो इगोइस्ट है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो फियरफुल होता है, वो दूसरे को मार काट देना चाहता है इससे पहले कोई दूसरा ना मार काट दे। इस टाइप का डिजायर पैशन से वो ग्रसित होता है, अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखता है, अपने को सेंटर में रखता है। तो डिजायर फॉर पावर उसकी इनसेटिएबल होती है। ये सारा चीज था। और स्टेट जो है एक तरह की मजबूरी है अपने लिबर्टी को थोड़ा बहुत वो कम करके, क्योंकि वो जिंदा रह सके, क्योंकि अदरवाइज तो वो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल होगा। तो इसलिए ये एरिस्टोटल को बिल्कुल नकारते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन, हॉब्स। मॉन्टेस्क थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एम्फेसाइजेस प्राइमरली ऑन। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के बीच में कहा है डेमोक्रेसी में, वो लिबर्टी को अक्षुण्ण रखने बचाने के लिए उन्होंने कहा है। और ये जो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था मॉन्टेस्क ने, ये स्पिरिट ऑफ लॉ नाम के बुक में दिया था। यहाँ आपको ये बताना चाहिए कि एक ट्राइका है, त्रिमूर्ति हैं, मॉन्टेस्क, वॉल्टेयर एंड रूसो, जिन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फिलोसफर माना जाता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आइए देखते हैं मैच करने का। मैच करने के कितने सारे क्वेश्चन है आप देख सकते हैं पहले, और अभी भी बहुत पॉपुलर है। और मैचिंग इसमें आसान इसलिए है कि आपको एक से भी कई बार मैच हो जाता है, वो तो इजी हो जाता है, या दो से मैच हो जाएगा। मतलब इस चार में से एक भी यदि इंफॉर्मेशन आपको पता है, जैसे देखिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ये आपको पता है मार्क्स ने कहा था, तो क्या ए के टू से होता है? तो ए के टू से देखिए आपको 50-50 आपने गेम खेल लिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी तो अभी चलिए छोड़ दीजिए। हेजेमनी जो है आपको पता है, हेजेमनी या कल्चरल हेजेमनी ग्रामस्की का कॉन्सेप्ट है। सी के वन से आपका देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको बाकी दो जानने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे केवल आप जान सकते हैं कि बी का 3 है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो लेनिन से, ऑफ कोर्स कौन कहेगा नहीं। और पॉलीसेंट्रिज्म जो है, टॉगलियाटी जो इटली के एक तरह के वो मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी इटली के, मैंने यहाँ पे दिया है टॉगलियाटी के बारे में। उनका कॉन्सेप्शन है पॉलीसेंट्रिज्म का, जिसको जो एक तरह समझ सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब कई सारे ग्रुप हैं उनके अलग अलग, जो जो कम्युनिस्ट ग्रुप जो है उनके अलग अलग थॉट है, लेकिन सब जो है एक है कम्युनिस्ट मिल करके। तो ये पॉलीसेंट्रिज्म इन कम्युनिज्म टॉगलियाटी का है, कहीं आपको यूज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, ये थोड़ा मीडियम टू टफ क्वेश्चन है। जॉन रॉल ने जो अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया 1971 की बुक, उसमें जो एक बेसिक प्रेमिसेस ये है कि वो
जो जो जिस टाइप की थ्योरी की बात करते हैं जस्टिस की, जिसको डिफरेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसमें उन्होंने बोला था कि इनइक्वलिटी तभी टॉलरेट किया जा सकता है समाज में जबकि वो ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द लीस्ट एडवांटेज पीपल हो, ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज हो। तो वो जो थॉट उनका था, उनका कहना था ये हर समाज में पॉसिबल नहीं है, वो केवल लिबरल समाज में पॉसिबल है जहां पे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स या कम्युनिटी हैं उनका अलग अलग कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस है, अलग अलग विचार है कि न्याय क्या है और उसको कैसे रियलाइज किया सकता है, लेकिन एक ओवरलैपिंग कंसेंसस है आपस में कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, और कैसे इसको अचीव करना चाहिए, मतलब क्या नहीं है न्याय और क्या है, इस पे एक तरह का ओवरलैपिंग कंसेप्शन है। जबकि अलग अलग उनका जो है, यदि पर्टिकुलर व्यू देखें जस्टिस पे और उसको रियलाइज करने पे, तो उसके कॉन्सेप्शन अलग अलग हो सकते हैं। इस टाइप के समाज को उन्होंने कहा जिसमें कि एक तरह का फाउंडेशनल आइडियोलॉजिकल यूनिटी है, जिसका कि रिलीजियन एक है और जिसका कि बेसिक जो सोशल थॉट है या वर्ल्ड व्यू एक है। तो वो उन्होंने बोला कि यदि ये लिबरल समाज है तभी जो है हमारा थ्योरी इसमें लागू होगा, जो इलिबरल समाज है उसमें वो लागू नहीं होगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस आप थोड़ी बहुत समझ गए होंगे, ये जॉन रॉल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो आपको इतना जानना भी नहीं है कि ये इसका मायने क्या होता है, मैंने आपको आगे बताया कि कहीं आपको यूज हो जाए। अब हम लोग आते हैं जून 2012, पेपर 3। हर जो साइकिल था उसमें दो दो पेपर होंगे, तो जून 2012 में पेपर 2 और पेपर 3, तो उसमें पेपर 3 हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, मार्क्स डज नॉट बिलीव इन, ये आसान क्वेश्चन हो सकता है। मार्क्स का जो फर्स्ट है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस डिटरमिन सोशल एग्जिस्टेंस, यही जो है आपको खटकना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा है। बेसिकली उनका क्या कहना था कि जो एक इंडिविजुअल या ह्यूमन का जो सोशल एग्जिस्टेंस है, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है लाइफ का, और जो उससे जो रिलेशन बनता है, वो उसके कॉन्शियसनेस को डिसाइड करता है। मतलब आपका जो फिजिकल वजूद है वो आपके माइंड में जो थॉट होता है वो पैदा करता है, ना कि उल्टा जो हेगल ने कहा था कि आपका जो थॉट है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो आपके वजूद को पैदा करता है। जो कि एक तरह से रेने देखा भी ने भी कहा था कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, मतलब कि यदि हम सोचते हैं तो हमारा फिजिकल वजूद है। तो उससे उल्टा मार्क्स ने कहा कि हमारा फिजिकल वजूद जो है वो हमारी सोच को डिटरमिन करता है। तो यही इसको काट दीजिए, बाकी तो जो है वो सबको आप ट्रू मान लीजिए और पढ़ लीजिए। अब मैं तेज थोड़ा भागता हूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, उसको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों दिया है आपको कि मार्क्स यदि आई है तो यहाँ यहीं पे आप उनके सारे इन बुक्स को देख लीजिए, उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। सबसे पहले उन्होंने जो है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे 1844 में, फिर जर्मन आइडियोलॉजी, ये बांटता है यंग मार्क्स को मैच्योर मार्क्स से, फिर मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, दास कैपिटल, और इसमें क्या क्या कंटेंट है वो भी मैंने दिया है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन, ये एक घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछा जाता है, इवन पीजीईटी में भी आप इसको सीधा याद कर सकते हैं। इसको डिफरेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। डिफरेंस प्रिंसिपल क्या था, वही जो मैंने आपको बोला, इन इक्वलिटी जो है, उनके डिफरेंस प्रिंसिपल को तो बहुत तरीके से ये किया सकता है, लेकिन और उसके दो दो प्रिंसिपल हैं, उसकी अपनी एक प्रायोरिटी है, वो सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंस प्रिंसिपल इसी बेस्ड है कि इनइक्वलिटी, जो जिसको आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, जो रिसोर्सेज के बंटवारे में, वेल्थ, इनकम, वो तभी बर्दाश्त की जा सकती है यदि वो जो उसका जो एम है वो ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज हो। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल बेस्ड है इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब तो ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो चलिए पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये सब मैकियावेली से रिलेटेड है। ए देखिए, द प्रिंस डील्स विद प्रोवाइडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द रिपब्लिक, ये इनस्टेबिलिटी आया, काट दीजिए, ये स्टेबिलिटी की तरफ उसका एम था प्रिंस में। द डिस्कोर्स एक्सपाउंड्स, एक्सपाउंड मतलब एक्सप्लेन, रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, नो, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया, रिपब्लिक काट दीजिए। तो अब तो एक ही बच जाएगा, नन ऑफ दीज होगा, यही होगा। द प्रिंस इज कंसर्न विद द क्वालिटीज ऑफ प्रिंसेस एंड एंड डिस्कोर्स प्लेसेस ए ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द सिविक डिमांड ऑन सिटीजन, ये सही है। मतलब प्रिंस में क्या वर्च्यू होनी चाहिए को अपने स्टेट को मेंटेन कर पाए या उसको बढ़ा पाए, और कैसे जो है पीपल खुद मिलकर के शासन कर सकते हैं, रिपब्लिक बना सकते हैं, सिविक वर्च्यू ला सकते हैं एक सिटीजन के तौर पे, ये जो है डिस्कोर्स में, डिस्कोर्स जो है रिपब्लिकन निज्म जो उनकी थॉट है उस पे बेस्ड है, और जो प्रिंस है वो स्टेट क्राफ्ट में के जो के होने चाहिए जो एलिमेंट
या जो राजा में जो गुण होने चाहिए उसके बेसिस पे है। लॉक्स व्यू ऑन स्टेट ऑफ नेचर इज, ये तो मैंने कितनी बार बताया है अपने वीडियो में भी कि लॉक का ये कहना था कि स्टेट ऑफ नेचर मतलब क्या है, जो स्टेटलेसनेस, जहां पे कि एक कोई स्टेट नहीं है, एक लार्जर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी या हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है एडजुडिकेट करने का लोगों के बीच में झगड़ा, जिसको आप स्टेटलेसनेस कह लीजिए, स्टेट का ना होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अभी जो तालिबान ने जब कब्जा जमाया था अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में, तो कुछ समय तक जो अफरा तफरी थी, 15-20 दिन पता ही नहीं था कि तालिबान शासन में है कि नहीं है, अमेरिका है कि नहीं है कंट्रोल में, उसके प्रेसिडेंट भाग गए थे और उधर नॉर्दर्न अलायंस अलग वेज कर रहा था वॉर, अमेरिका खुद पता नहीं क्या कर रहा था। तो ऐसे में जो है वो स्टेटलेसनेस थी कुछ हफ्तों के लिए। तो उस लॉक का ये कहना है कि जो ये स्टेटलेसनेस है या स्टेट ऑफ नेचर है, ये ना तो प्री सोशल है, ऐसा नहीं कि एंशियंट प्री हिस्टोरिक टाइम में ऐसा होता था, ना ही प्री पॉलिटिकल, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है और तब जो है ऐसा हो रहा है। ऐसा कभी भी किसी जगह हो सकता है, और अफगानिस्तान उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो लॉक कहते हैं। उनका कहना है कि कोई भी जो पर्टिकुलर नेशन है ना, कभी अपने को अचानक जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में पा सकता है, जैसे अफगानिस्तान ने अगस्त के महीने में पाया अपने को स्टेट ऑफ नेचर में। तो इसलिए ये ना तो प्री सोशल है, ना प्री पॉलिटिकल है, ना प्री सोशल पॉलिटिकल, ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमेना है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये प्लाटो और ग्रीक थॉट पे है, तो देखिए पढ़ लेते हैं। प्लाटोनिक अभी पूछ रहा है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट और इनकरेक्ट को गौर कीजिएगा, कई अच्छे स्टूडेंट जो है उसके बीच में गच्चा खा जाते हैं, वो इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, ये माइंड ऐसे ही होता है। तो ये करेक्ट पूछा रहा है, प्लाटोनिक जस्टिस इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। नो, इट इज नॉट लीगल, लॉ जरूरत ही नहीं है, प्लाटोनिक जस्टिस के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। द ग्रीक वर्ड फॉर जस्टिस इज दाइकेसुन। ये सही और डिफिकल्ट है आपके लिए याद रखना, लेकिन एक बार याद कर लीजिए, ग्रीक वर्ड जो है जस्टिस के लिए डाइकेसुन है। तो अब एक करेक्ट मिल गया, तो ये दोनों जो है इनकरेक्ट होंगे, आप पढ़ लीजिएगा। ये सब वो कहता है जो प्लेटोनिक जस्टिस नहीं है। प्लेटोनिक जस्टिस क्या आपको पता है, जस्ट इंडिविजुअल वो है जिसमें कि रीजन जो है उसके एलिमेंट जो उसके सोल का है वो गवर्न करता है एपेटाइट और पैशन को। उसी का एक लार्जर वर्जन जो है जस्ट समाज है। जस्ट समाज वो है जिसमें कि रीजनड क्लास मतलब फिलोसफिकल क्लास जो है वो रूल करता है उन क्लास को जो कि जिसमें कि डोमिनेंट है पैशन, जिसको कि सोल्जर कह सकते हैं, जिसमें डोमिनेंट है एपेटाइट, जिसको आप प्रोड्यूसर कह सकते हैं। तो एक लाइन में यदि बोलें तो ये सबसे अच्छा है प्लेटो का ये कहना कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन इन लाइफ। जो आपको नेचर ने जिसको बनाया है जिस काम के लिए, एक फंक्शनल डिवीजन सोसाइटी का, वो काम सर झुका के अपने आत्मा की प्योरिटी से करना, ये बिना सोचे हुए कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इसी को न्याय कहते हैं। इंडिविजुअल के लिए भी और समाज में भी यही व्यवस्था होना न्याय है। और ऐसे न्याय के लिए जो है कोई ना तो फॉर्मल लॉ चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, कोई लीगल ये नहीं है, याद रखिएगा। हु एडॉप्टेड कम्युनिज्म टू एशियाटिक फॉर्म, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। आपको पता है कि एशिया में, इसमें से आप देखिए तो एम एन रॉय और माओ जेदांग हैं, ये दोनों तो एशिया तो खैर ठीक है, रसिया एशिया का भी पार्ट है लेकिन वो यूरोप ही माना जाता है। तो इसमें से एम एन रॉय इतने बड़े तो नहीं थे कि हम कहें कि उन्होंने एशियाटिक फॉर्म में इसको अडॉप्ट किया। माओ जेदांग ने जो है कम्युनिज्म को, बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिज्म को इन्होंने इंडस्ट्रियल या प्रोलेटेरियन मतलब कि जो समाज था उससे निकाल के एग्रीकल्चरल समाज में लाए। खेतीहर समाज कैसे कम्युनिस्ट हो सकता है, और उन्होंने एशियन जो थिंकिंग था उसमें कम्युनिज्म को एक तरह से इंटीग्रेट किया था माओ जेदांग ने। तो इसका आंसर है माओ जेदांग। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन लेवल एजम्पशन रीजन, आपको पता है कि इसके जो ऑप्शन होते हैं क्या होते हैं। ए ऑप्शन होता है कि दोनों करेक्ट है और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है एजर्सन को। बी होता है कि दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं करता है। सी होता है कि एजर्सन करेक्ट है रीजन रॉन्ग है। और डी होता है उल्टा, रीजन करेक्ट है एजर्सन रॉन्ग है। अब इसको देखिए, एजर्सन है प्लाटोनिक जस्टिस रिप्रेजेंट ए डिस्पोजिशन टू डू द राइट थिंग। अगेन ये प्लाटोनिक जस्टिस आ गए हैं। प्लाटोनिक जस्टिस रिप्रेजेंट ए डिस्पोजिशन टू डू द राइट थिंग, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पढ़िए, जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन इन लाइफ, तो यही है। इट रीजन कहता है स्टेटमेंट, इट इज गुड टू बी अनजस्ट बट बैड टू सफर इनजस्टिस। फिर से एक बार पढ़िए, इट इज गुड टू बी अनजस्ट, कभी प्लेटो बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, ये तो बोलेगा ही नहीं कि गुड, जस्ट होना गुड है, इसीलिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट जो है सी हो गया, मतलब कि ए इज करेक्ट, बी रीजन इज फॉल्स।
अब यहाँ जो मैच करने में ये मैंने रेड्स इसलिए दिया कि यहाँ इनसे मिस प्रिंटिंग हो गई है। इन्होंने प्लेटो को मैच करने दिया है पॉलिटिक्स से, जो एरिस्टोटल की बुक है, इनकी बुक का नाम रिपब्लिक है, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया होगा। लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं कि ये मिसप्रिंटिंग है, तो प्लेटो को आप रिपब्लिक से कर दीजिए। हैक ने जो बुक लिखा है, ये रोड टू सर्फडम लिखा है। यदि आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए, इसका ईयर भी याद कर लीजिए। हैक जो है वो थैचर के टाइम में थे, इससे आप समझ सकते हैं कि उनका कब होगा। ऑफ कोर्स वो लास्ट फेज उनके लाइफ का था 1990s में। जॉन रॉल की जो बुक है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, और अमृत्य सेन अपनी जो है, प्रोफेसर अमृत सेन, उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस लिखा है, तो आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। ये सब बहुत फेमस बुक हैं। What is the correct sequence of the following in the Aristotle's theory of causation? ये डिफिकल्ट हो सकता है। आपको पता है उन्होंने 4 कॉज दिए हैं, मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, इफिशिएंट कॉज, फाइनल कॉज। ये जो कॉज तो इंग्लिश में वर्ड है, इसको मैंने समझाया भी अपने वीडियो में है कि ये एक्सप्लेनेशन है किसी चीज के होने का। कोई जो सामने में आपको टेबल दिखती है, तो एरिस्टोटल कहना है कि कोई भी जो यहाँ सब्सटेंस है, वो ऐसे ही नहीं है, सबका एक पर्पस है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जीवित हो चाहे निर्जीव हो। तो उसका पर्पस क्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो उन्होंने 4 तरीके से बताया है। अब इसका जो सीक्वेंस है वो बहुत डिफिकल्ट है ये जानना कि इसमें से सीक्वेंस कौन सा सही है। वैसे यहाँ पे एक लाइन जो मैं खोज पाया, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ काउजेशन, 4 फंडामेंटल टाइप ऑफ आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई एनीथिंग एग्जिस्ट इन एनालिसिस ऑफ चेंज और मूवमेंट इन नेचर। और कैसे जो है उनका सारा फोकस इस था कि कैसे चीजें बदल जाती हैं, और उनका ये भी कहना था कि जो चीज है उसी में उसका आइडिया भी निहित है, और उसका जो मटेरियल और सब्सटेंस और फॉर्म भी निहित है कोई कोई चीज में, जो कि प्लेटो उसको अलग अलग करते हैं, जिसमें उनका कहना था कि आइडिया या फॉर्म जो है वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में चली जाती है, और जो हम देखते हैं बस उसका मेयर जो है शैडो है, उससे वो हट जाते हैं। दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, किसी चीज के होने में ही उसका आइडिया, फॉर्म और उसका सब्सटेंस और विजिबिलिटी है। तो उसमें वो कहते हैं कि पहला उसको एक्सप्लेन करता है द मटेरियल, द फॉर्मल, द इफिशिएंट एंड फाइनल। यही इसका जो है क्रम है, पहला मटेरियल कॉज, दूसरा फॉर्मल कॉज, तीसरा इफिशिएंट कॉज, चौथा फाइनल कॉज। अब ये चारों क्या है यदि एक्सप्लेन करेंगे तो काफी काफी देर हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियो से ही, आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। अब आइए हम लोग दिसंबर 2012 में चले गए हैं। आपको यदि आप ट्रैक लूज कर रहे हो, तो पहले हम लोगों ने 2012 के जून जो साइकिल था उसका पेपर 2 और पेपर 3 देखा। अब हम लोग दिसंबर 2012 के पेपर 2 को देख रहे हैं, फिर पेपर 3 को देखेंगे। तो दिसंबर 2012 खत्म होगा, इनफैक्ट 2012 खत्म होगा, उसमें 4 पेपर हम लोगों ने एनालाइज कर लिए। पेपर 2 को चलिए देखते हैं। In Hegel's notion, the highest possible achievement of mind as expressed in the social life was in, ये बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ये पूछा, आपको पता है कि उन्होंने ये कहा था कि एक वर्ल्ड स्पिरिट है, मतलब हाईएस्ट स्टेज ऑफ आइडिया या माइंड कह लीजिए ह्यूमन सिविलाइजेशन का, और वो जो है जो प्रोसेस है डायलेक्टिक, हिस्टोरिकल डायलेक्टिक प्रोसेस, उससे पहले जो है कोई आइडिया होती है, फिर उसका एंटी आइडिया होता है, एंटीथेसिस, फिर दोनों मिलकर सिंथेसिस, फिर जो है वो सिंथेसिस एक आइडिया में या थेसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये चलता रहता है, और फिर हम लोग जो फाइनल जो है अचीव कर सकते हैं, जो हाईएस्ट जो माइंड का जो डेवलप हो सकता है। तो वो उनका कहना था कि ये कंटेम्प्रेरी प्रूसियन स्टेट जो है उस समय का, जो उस समय प्रूसिया था, आप याद रखिए, उसी को आज हम जर्मनी मोरलेस कहते हैं, अब कोई प्रूसिया नाम का कंट्री नहीं है। और जो बिस्मार्क थे वो प्रूसिया के ही प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो प्रूसियन स्टेट जो है वो जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन के जो स्पिरिट या माइंड या आइडिया को जो डेवलप किया था। ऑफ कोर्स क्योंकि वो प्रूसियन थे तो वो ये कहेंगे ही। Machiavelli's advice to the prince, Machiavelli advised the prince to pursue moderate behavior, extreme generosity, perfect strictness, great kindness, ये सब कुछ उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आपको लाइन फॉक्स टाइप का होना चाहिए प्रिंस को। उन्होंने ये कहा था कि उसका फ्लेक्सिबल डिस्पोजिशन होना चाहिए, मतलब कि ना तो बहुत नरम ना बहुत गर्म, तो मॉडरेट बिहेवियर होना चाहिए। लाइन फॉक्स क्या होता है, कभी आपको झुकना है, कभी आपको, आप एक ही तरीके से नहीं चल सकते हैं, कोई भी राजा एक तरीके से नहीं चल सकता है। यदि आप कभी नहीं झुकेंगे तो आप टूट जाएंगे, और हमेशा झुकते रहेंगे तो आपकी कमर जो है वो झुकी हुई नजर आएगी। कोई झुका हुआ राजा पसंद नहीं करता है। तो मैकियावेली का यही एडवाइस था। हु अमंग द फॉलोइंग रोट, लॉज आर द रूल्स ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, नथिंग बीइंग रेप्यूटेड अनजस्ट दैट इज नॉट कॉन्ट्ररी टू सम लॉ। इसके आगे का भी जुड़ सकता है कि जिसमें लिखा हुआ नहीं है, इनजस्टिस इज द इनकन्फर्मिटी ऑफ द एक्शंस टू द लॉ। अब ये लाइन यदि आप पढ़ेंगे ना, आप थोड़ा गौर से पढ़िए, कम से कम 10 बार पढ़िए। मैंने भी 5-6 बार पढ़ा है। पहली बात आपको समझ में नहीं आएगा कि ये
हॉब्स कहना क्या चाहते हैं। ये बेसिकली हॉब्स ने कहा है ये अपने लेवाइथन नाम के बुक में। लेकिन ये कह क्या रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कहते हैं कि क्या जस्ट है क्या अनजस्ट है, ये केवल इस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज लॉ के अगेंस्ट है तो वो अनजस्ट है, लॉ के अनुसार है तो वो जस्ट है। मतलब कि प्लाटो को याद कीजिए, अभी कुछ क्वेश्चन पहले प्लाटो कहते हैं कि उसका लीगल से कोई नाता नहीं है, और ये बिल्कुल कहते हैं कि लीगल से ही नाता है, प्लाटो को बिल्कुल नकार देते हैं। मतलब इनका कहना है कि कोई भी चीज जो है वो कौन तय करता है कि क्या जस्ट है या जस्टिस है, बस जो लॉ के अनुसार है वही जस्ट है वही जस्टिस है। तो सब कुछ ये लॉ पे डाल देते हैं। अब आपको पता है कि इन्होंने लेवाइथन नाम के बुक में एक एब्सोल्यूट सॉवरेन की परिकल्पना की, जिसका कमांड जो है वही लॉ है। जॉन ऑस्टिन को याद कीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो सॉवरेन है वो जो कहता है सही वही जस्ट है, मतलब वही कानून है, और वही जो है जस्ट है, उसको मानना ही जस्टिस है। नहीं मानना अनजस्ट, जो नहीं उसमें लिखा है कानून के अगेंस्ट है वो अनजस्ट है, और उसको कानून को तोड़ना जो है इनजस्टिस है। तो ये हॉब्स का व्यू है। नेचुरल लॉ समझिए वो उसी से निकलता है, क्योंकि ये नेचुरल लॉ के सबसे बड़े एक मॉडर्न प्रोपोनेंट रहे हैं। तो लॉ जो है वो नेचर से निकलता है, और जो लॉ में है उसको ही फॉलो करना जस्टिस है या जस्ट, विच इज नॉट पार्ट ऑफ रॉल्स वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। अब रॉल से देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है। रॉल, जैसा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो हर समाज में लागू नहीं होती है, कुछ स्पेसिफिक समाज में वैसे कुछ होंगे कुछ गुण, जिसमें आपने देखा कि ओवरलैपिंग कंसेंसस होने चाहिए, उसका लिबरल सोसाइटी होनी चाहिए, वो स्टेबल सोसाइटी होनी चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, वहां पे जस्टिस का एक टाइप का ओवरलैपिंग कंसेंसस होना चाहिए, मतलब वो समाज खुद में जस्ट होना चाहिए। लेकिन इक्वल होना चाहिए वैसा वो नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका तो एक प्रिंसिपल ही जो है डिफरेंस प्रिंसिपल कहलाता है थ्योरी ऑफ जस्टिस का। इसके इक्वलिटी कोई बाध्यता नहीं है उन समाज की जहां पे कि वो थ्योरी ऑफ जस्टिस को लागू करना संभव समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आप इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑन लिबर्टी, आप जेएस मिल से, तो ए का 4, और ए के 4 से देखिए कितना आसान है कि केवल यदि आप जानते हैं कि ऑन लिबर्टी जेएस मिल लिखा है तो ये क्वेश्चन क्रैक हो गया, बाकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दें कि ये टीएच ग्रीन ने लिखा है, इसको जरूर याद कीजिए। आइडिया ऑफ जस्टिस अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, प्रोफेसर अमृत ये खुद ही अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है यूजीसी नेट पिछले क्वेश्चन से, इसलिए पिछला क्वेश्चन देखना जरूरी होता है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, इस क्वेश्चन इसको आप भूल नहीं सकते हैं, 1974 इसको याद रखिएगा। जबकि ये आइडिया ये जो है इन सब का ईयर तो मुझे कोई याद नहीं है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है 1971 का है, उसके रेस्पेक्ट में आप जरूर याद रखिएगा, उसी का एक जवाब था एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो रॉबर्ट नॉजिक ने लिबर्टेरियन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अरेंज द फॉलोइंग वर्क, अगेन वही क्रोनोलॉजिकली, रूसो के इस वर्क को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। तो यहां मैंने कर दिया है। वैसे आपको हर अब जो थिंकर है, क्योंकि ये इस बार भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जितने मेजर थिंकर जो आपके सिलेबस में है सबकी 1 घंटा लगेगा। आप सारे का एक टेबल बना लीजिए, और यदि नहीं तो मैं एग्जामिनेशन गाइड बना रहा हूं यूजीसी नेट के लिए, उसमें मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। हर थिंकर की एक टेबल होगी, उसमें उनके जो बुक होंगे वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज होंगे। जैसे यहाँ पे रूसो के अरेंज कर दिया है मैंने, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, फर्स्ट था एक एसे के फॉर्म में, फिर बुक के फॉर्म में, अगेन डिस्कोर्स ऑन ऑरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी, उसके बाद लिखी उन्होंने इमाइल जो है उन्होंने, उसके बाद लिखी, और उसी साल में जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, उसको पहले थोड़ा मान सकते हैं पहले बाद में, और सबसे लास्ट में उनके डेथ के बाद द कन्फेशन जो है उनका ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो है मैच करना है, ये बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्लेटो का जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है, कि जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क, ये तो प्लेटो से सीधा ही जो है मैच्ड है। यही तो है जस्टिस, प्लेटो का डेफिनेशन। जस्टिस एज फेयरनेस जो है रॉल का डेफिनेशन है। जस्टिस एज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी ये एरिस्टोटल का थॉट है। और जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग, जो स्ट्रांग कहे वही जस्टिस है, ये थेरास मैकस का कॉन्सेप्ट है, जो कि एंशियंट ग्रीक पीरियड में है। ऑफ कोर्स ये प्लेटो से बहुत डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर देखिए मैचिंग कितना ज्यादा पूछा जा रहा है, ये भी बहुत आसान है, ये सब इजी है मैचिंग। परपेचुअल पीस यदि आप कांत से मिलाते हैं तो क्या देखिए इसी से बन जाता है। इमैनुअल इमैनुअल कांत ने जो है परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका ये कहना था कि जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट है या डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, उनके बीच में
कुछ रूल को यदि फॉलो किया जाए तो हमेशा जो है पीस मेंटेन किया सकता है, कभी वॉर नहीं होगा। बाद में उसी को लेकर के जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है डॉयल एंड अदर्स ने बनाया। परपेचुअल पीस कांत का क्या, ए के 2 से देखिए, ए के 2 से 2 तो आप 50-50 गेम खेल पाते हैं। देन एनालॉजी ऑफ द केव जो है, एलोगरी ऑफ द केव भी बोलते हैं, ये प्लेटो ने दिया। तो सी के 1 से देखिए आपका ये क्वेश्चन ही बन जाता है, कितना आसान है। और आपको आगे जाना ही नहीं है, फॉर्चून को वुमेन के रूप में मैकियावेली ने निरूपित किया था या दर्शाया था, और गोल्डन मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो एरिस्टोटल ने दिया था, आपके नॉलेज के लिए। जब आप मिला भी लेते हैं ना एग्जामिनेशन में भी, तो एटलीस्ट यदि टाइम रहे तो अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा देख लीजिए कि अदर इंफॉर्मेशन आगे एग्जाम में आपको हेल्प होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आइए, रीजन एजर्सन, एरिस्टोटल इज जस्टिफिएबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। और ये एक कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं आप, कि ये एक्सप्लेन करता है, क्योंकि प्लेटो के आइडियलिज्म, यूटोपिज्म को उन्होंने, या रैशनलिज्म को उन्होंने बिल्कुल काट दिया। एक तरह से इंपिरिकल बेसिस पे पॉलिटिक्स को स्टडी करने का उन्होंने प्रयास किया, कोशिश किया, इसलिए पॉलिटिकल साइंस के वो जो हैं फादर माने जाते हैं। तो ये सही है और इसको एक्सप्लेन भी करता है। यहां देखिए, मार्क्स वॉज ए रिवोल्यूशनरी, बिल्कुल ट्रू है। Marx was not concerned about the processes of history. False. He was very much concerned about processes of history. उनका जो थॉट है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कहलाता है। हिस्ट्री में कैसे जो है मटेरियलिस्ट जो 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 मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, और उससे कैसे सोशल ऑर्डर एंड सोशल रिलेशन चेंज हुए हैं, कैसे जो है प्रिमिटिव जो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी दैट गेव वे टू मास्टर स्लेव, और फिर फेडल इकोनॉमिक सोशल ऑर्डर, और फिर कैसे वो कैपिटलिज्म में बदलती है, यही तो है उनका। इसलिए ये फॉल्स है, ये सी हो जाएगा। आर ट्रू बट, सॉरी, ए ट्रू बट आर फॉल्स। Who said functionalism can indeed be interpreted as a conscious alternative to Marxism? अब इस क्वेश्चन को एक तो आप रट के कर सकते हैं कि ये जो है रनसीमैन ने किया है, प्रोनाउंसिएशन मत जाइएगा। अब ये रनसीमैन कौन थे आप देख लीजिए, ये ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा है तो आप रट लीजिए यदि आपको पता है तो। दूसरा जो है, इस क्वेश्चन से आपको पता करना चाहिए कि फंक्शनलिज्म क्या है और क्यों इसको मार्क्सिज्म का एक अल्टरनेटिव माना जाता है। फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी में आता है, सोशियोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह माना जाता है कि समाज जो है, कोई सोसाइटी जो है एक सिस्टम की तरह है जिसमें कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर मतलब इंस्टीट्यूशन समझ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं, लेकिन उसमें सॉफ्ट इंस्टीट्यूशन भी है, मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, जो जो वहां पे लॉ है वो भी एक तरह का स्ट्रक्चर है जिसको लोगों को मानना पड़ता है। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, हर स्ट्रक्चर का अलग अपना फंक्शन है, और उसी के इंटीग्रेशन से जो है एक समाज, स्टेबल समाज बनता है जो कि इक्विलिब्रियम में रहता है। एक तरह का सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है फंक्शनलिज्म। तो मार्क्सिज्म को कई लोग कहते हैं कि वो एक तरह का जो है ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच ही है। मार्क्स भी इसी तरीके सोसाइटी को देखते हैं, तो मार्क्सिज्म का वो एक तरह से अल्टरनेटिव है। यहाँ पे रॉबर्ट के मेर्टन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए। ही इज कंसिडर्ड फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, gave concept of role model and self-fulfilling prophecy. I would have loved कि आपको self-fulfilling prophecy बताते यदि टाइम होता है, रोल मॉडल। ये तो ये मेर्टन के बारे में जानिए। अगस्त कॉम्टे को भी यहाँ जानिए, वो फादर ऑफ सोशलिज्म का सोशियोलॉजी कहलाते हैं मॉडर्न पीरियड में, और फादर ऑफ पॉजिटिविज्म भी कहलाते हैं, अभी कुछ मिनट पहले हम लोगों ने देखा। डेविड ईस्टन जो है वो आपको पता है फादर ऑफ सिस्टम अप्रोच है, इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच है। अब हम लोग जो है आ गए हैं दिसंबर 2012 के पेपर 3 में। यदि अभी तक आप थक गए हो इसको देखते देखते तो आपकी कोई गलती नहीं है, ये वीडियो लंबा हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। अभी एटलीस्ट 20-25 मिनट और ये चलेगा। सो दिसंबर 2012 के पेपर 3 को हम लोग एनालाइज करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। Who said negative liberty is superior to positive liberty? ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए, इवन आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट को ये पता है कि इसया बर्लिन जो है, अगेन एक ब्रिटिश सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, हिस्टोरियन ऑफ आइडिया रहे हैं, लिबरलिस्ट रहे हैं। इन्होंने बुक लिखा है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। निगेटिव फ्रीडम को इन्होंने, निगेटिव लिबर्टी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इट इज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस
या कोई मतलब समझिए नो ऑब्स्ट्रक्शन या नो हिंड्रेंस जो है आपको कुछ करने को अलाउ किया जाता है, किसी का कोई एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेन आपके ऊपर नहीं है, तो निगेटिव लिबर्टी है। और पॉजिटिव फ्रीडम को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो एक इंटरनल कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीडम एज सेल्फ मास्टरी है, मतलब आप अपने विल को खुद जनरेट कर पाते हैं, अपने विल के आप खुद मास्टर हैं, तो आप जो हैं फ्री हैं पॉजिटिव सेंस में। लेकिन इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी की बुराई की ये कहते हुए कह के कि ये एक स्लिपरी स्लोप है, जैसे बच्चे स्लोप पे लुढ़कते हैं ना, एक बार यदि आपने पॉजिटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट को अपना लिया समाज में, तो वो टोटलिटेरियन की तरफ ही जाएगा। तो इसलिए ये निगेटिव लिबर्टी को कमी होने के बावजूद भी सुपीरियर मानते हैं पॉजिटिव लिबर्टी से ईसाया बर्लिन। यहाँ पे जो है बाकी को आप मैंने बता दिया है, ग्रीन को, मिल को, लेकिन बर्कर के, अर्नेस्ट बार्कर के बारे में आपको जानना चाहिए। अर्नेस्ट बार्कर का टाइमलाइन देख लीजिए, 1874 से 1960, ब्रिटिश पॉलिटिकल थिंकर ये भी हैं, हिस्टोरियन ऑफ पॉलिटिकल थॉट हैं जस्ट लाइक बर्लिन, आइडियलिस्ट ये रहे हैं। आप अभी बोसनकोइट को आपने देखा, ये भी आइडियलिस्ट हैं, प्लूरलिस्ट हैं। प्लूरलिस्ट में आप रॉबर्ट डहल को याद कीजिए, लास्की को याद कीजिए, तो ये भी प्लूरलिस्ट रहे हैं। और इन्होंने काफी लिखा है, क्लासिकल जो ग्रीक जो थिंकर्स हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, इन सब पे इन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं अर्नेस्ट बाकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट माओ लेड। अब माओ के जो तीन जो मूवमेंट है ना, उसको कभी मत भूलिएगा। सबसे पहले उन्होंने 100 फ्लावर कैंपेन किया, जिसमें नारा उन्होंने दिया, लेट 100 फ्लावर्स ब्लोसम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट। मतलब यह है, कम आउट विथ इनोवेटिव थॉट आइडिया। ये मत सोचो कि तुमको कोई दबाएगा, यदि वो इवन यदि वो शासक के अगेंस्ट वो आइडिया है तो लेकर के आओ, जिससे कि समाज जो है वो और ज्यादा इनवोग्रेट हो पाए, मतलब कि उसमें इंटेलेक्चुअल जो है प्रोग्रेस हो पाए। तो ये कैंपेन था सबसे पहले उन्होंने किया। 1949 में पता है आपको, कम्युनिस्ट स्टेट के वो मतलब चीफ बने उसके बाद पहला। फिर 1958 में उन्होंने जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम में ग्रेट लीप फॉरवर्ड किया, ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। और लास्ट में जो उनका था 1966-76 ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, जो कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, इससे काफी लोगों को बहुत परेशानी हुई, तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला यदि आप देखिएगा तो कौन था, ये सी, लेट द 100 पावर ब्लोजम। अब इसको यदि कोई बोलेगा कि क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन में, तो आप कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क अबाउट एलियनेशन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए, एलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी हम लोग चलिए डिस्कस नहीं करते हैं। वो आपको पता है कि कैसे जो है वर्कर अपने प्रोडक्ट से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, अपने फेलो वर्कर से और खुद अपने से जो है विलगाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। ये जो एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये यंग मार्क्स का दिया हुआ है। मतलब जब मार्क्स बहुत मैच्योर नहीं हुए थे, तब उन्होंने एलिनेशन पे काफी काम किया था। जो निकलती तो है फेयरबैक के आइडिया से, फेयरबैक के यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, जिसपे उन्होंने थेसिस लिखा था, लेकिन उनको बहुत अलग ढंग से जो है मार्क्स उसको ले जाते हैं एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। उनका 5 वर्क्स जो है, 5 राइटिंग, वो एलिनेशन के कॉन्सेप्ट को कंटेन करता है। पहला तो जो है जिसको पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट सॉर्ट में बोलते हैं, सबसे पहले उन्होंने लिखा। फिर थेसिस ऑन फेयरबाक में भी आता है, ये जर्मन आइडियोलॉजी में आता है, ये सेपरेट करता है यंग मार्क्स को मैच्योर्ड मार्क्स से। ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है। फिर ग्रेंडरेज में और फिर कैपिटल में भी ये दिखता है इसका एलिनेशन का। अब यहाँ इतना आप जानते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो इस क्वेश्चन में आप बता देंगे कि भाई ये पोवर्टी और फिलोसफी छोड़ के बाकी सब में एलिनेशन कॉन्सेप्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंपेयर्ड फॉर्चून विद ए वुमन। अब एक डिफिकल्ट के बाद एकदम एक लड्डू टाइप का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि फॉर्चूना को जो है वोमेन से कंपेयर मैकियावेली ने किया, और उन्होंने कहा कि जिसमें पॉरुस होता है, मतलब वर्टू होता है जिस किंग में या प्रिंस में, वो फॉर्चूना के बावजूद भी अपने राज्य को बचा ले जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। प्लेटोज रिपब्लिक इज ए बुक ऑन इथिक्स। ठीक है, अपने आप में सही है। इट इज ए बुक ऑन पॉलिटिक्स, ये भी सही है, लेकिन ये सबसे अच्छा है कि इट इज बुक बोथ ऑन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। बेस्ट स्टेटमेंट ये है। द टर्म लेनिनिज्म वाज कॉइन्ड बाय, तो ये एक बुक भी लिखा था स्टालिन ने, फाउंडेशंस ऑफ लेनिनिज्म। लेनिनिज्म मतलब लेनिन के डेथ के बाद 1924 में जो लेनिन के जो थॉट का इज्म बनाया, वो स्टालिन उसमें प्रमुख थे, तो इसको स्टालिन कर सकते हैं, रट लीजिए इसको। जनरल विल का मायने क्या होता है, इसका तो सीधा आंसर है, इट इज ए रियल विल। लेकिन अब यहाँ पे सारे विल का मैंने दे दिया है। रियल और ट्रू विल जो है, विल ऑफ आवर हायर सेल्फ। जो जनरल विल क्या है, वो हमारा जो हायर सेल्फ है, जब हम
एक अल्ट्रुइस्ट मोड में होते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, सबका भला सोचने की कोशिश करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम टाइप का, बहुत नैरो अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं सोचते हैं, जो रैशनल होता है, ऑथेंटिक होता है, वर्चुअस होता है, हमारा ट्रू सेल्फ होता है, तो वो रियल या ट्रू विल या जनरल विल है। तो जनरल विल जो है यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट कलेक्टिव विल ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, जबकि हर इंडिविजुअल अपने रियल विल या ट्रू विल से गाइडेड है। तो मिल के जब वो विल बनाता है या कोई सोच बनाता है या कोई डिसाइड करता है तो वो जनरल विल है। जनरल विल ऑलवेज राइट होगा, जस्ट होगा, मोरल होगा एंड पर्पस फॉर कॉमन गुड होगा। इसके अगेंस्ट में एक्चुअल विल जो है, हमारा लोअर सेल्फ का विल जो है, इरैशनल, इम्पल्सिव, लस्टफुल, इंपेरिकल बिलीफ एंड डिजायर है। इसके अलावा इंडिविजुअल या प्राइवेट विल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट विल पढ़ लीजिएगा। रीजन एजर्सन का क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एजर्सन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिशेज ए सॉवरेन गवर्नमेंट। कौन बोलेगा नहीं, इसलिए ट्रू है। सिटीजन डू हैव एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन टू ओबे ऑल लॉज और एक्सेप्ट एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हॉब्स को छोड़ दें तो ऐसा कोई नहीं बोलता है, ये फॉल्स है। हर को मतलब उसका कोई भी बकवास भी होगा, कोई अनलॉफुल भी होगा, जो रिप्रेसिव होगा, इलॉजिकल होगा, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। तो इसलिए उसके अगेंस्ट में आप उठ खड़े होंगे, इसलिए ये सी हो जाएगा ऑप्शन। यहां पे देखिए बहुत आसान है, एरिस्टोटल ने 6 प्योर फॉर्म दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट का, और सबका एक डिजेनरेट फॉर्म भी दिया था, दोनों मिल करके। 3 मतलब वर्चुअस फॉर्म, 3 जो है डिजेनरेट, उससे 6 बनते हैं। एक जो है उन्होंने आइडियल स्टेट को ले लिया। तो चलिए, मोनार्की का जो डिजेनरेट फॉर्म है या परवर्टेड फॉर्म टिरनी है, एरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्ची है, आपको पता होगा जो मैं कर रहा हूं। पॉलिटी जो है, जो कि रूल ऑफ मैनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनी है, उसका परवर्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एज पर एरिस्टोटल डेमोक्रेसी एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहने को तो रूल ऑफ मैनी है बट इंटरेस्ट ऑफ फ्यू में बदल जाता है। मोनार्की जो है वो रूल बाय वन है बट इंटरेस्ट ऑफ ऑल होता है, लेकिन टिरनी जो है वो उसमें रूल ऑफ वन इन द इंटरेस्ट ऑफ वन हो जाता है। एरिस्टोक्रेसी जो है रूल बाय फ्यू वर्चुअस पीपुल है बट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल है, और ओलिगार्ची जो है फ्यू वेल्दी पीपुल का शासन हो जाता है कुछ ही लोगों के इंटरेस्ट में। और आइडियल स्टेट जो है वो कुछ समय बाद ही कन्वर्ट होने लगता है टिमोक्रेसी में। टिमोक्रेसी मतलब होता है एक तरह का प्लूटोक्रेसी या ओलिगार्ची भी कह सकते हैं। इन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स ये ऐसा है जिसमें कि प्रॉपर्टी ओनर जो है वो गवर्नमेंट को में पार्टिसिपेट करते हैं, रूल करते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आप समझिए परवर्टेड हो गया, आइडियल स्टेट बदल जाएगा डेमोक्रेसी में। अब हम लोग आ गए हैं जून 2013, जो कि लास्ट ईयर है, जो इस साइकिल इस पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमने 2 लिया है। जून 2013 का पेपर 2 और फिर सितंबर 2013 का पेपर 2, तो 2 अभी और पेपर हम लोग देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। What constitute the mean in Aristotle social structure? वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि गोल्डन मीन को वो मानते थे, बुद्धा भी उसी पे बिलीव करते थे। एरिस्टोटल का तो जो सोशल स्ट्रक्चर में कौन होगा, मिडिल क्लास जो है वो ऑफ कोर्स जो है गोल्डन मीन होगा। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, whom did Machiavelli blame for the moral degeneration of Italy? वेरी इजी क्वेश्चन। वो चर्च को मानते थे कि वही जो है मोरल डिग्रेडेशन और डिसयूनिटी का इटली के लिए जिम्मेदार है। For Hegel, which one of the following is correct? Family is the thesis, bourgeois society या community is the antithesis and state represents synthesis। ये सही है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कम्युनिटी जो है इन बिटवीन आती है थेसिस और सिंथेसिस के बीच में। द रैशनल इज रियल एंड रियल इज रैशनल, इस पे आप पूरा एस्से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये भी ट्रू है। द कंट्राडिक्शन आर नॉट ऑब्स्टेकल प्रिवेंटिंग अस रीचिंग ट्रूथ, यही तो मेथड है, जो डायलेक्टिकल मेथड क्या है, कंट्राडिक्शन से ही ट्रूथ को अचीव करना। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज बेंथम्स फिलॉसफी एज पिग फिलॉसफी? इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले जो है यहाँ जेएस मिल का एक लाइन देखिए, इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, बेटर टू बी ए सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड। ये उन्होंने इस बेसिस पे कहा था कि यूटिलिटेरियनिज्म में हम हैप्पीनेस एंड पेन की बात करते बिना ये इसको सोचे हुए कि वो हैप्पीनेस किस चीज से आ रही है, शराब पी के आ रही है, फाइट करके आ रही है, या कोई नॉवेल कोई अच्छा वर्चुअस चीज करके आ रही है। तो वहां पे उन्होंने प्लेजर और हैप्पीनेस में जो है फर्क पैदा किया, या प्लेजर और मतलब
प्लेजर पेन और हैप्पीनेस जो उसकी वर्चुअस प्लेजर में उन्होंने एक डिफरेंस पैदा किया। एक तरह का यूटिलिटेरियनिज्म को उन्होंने जो है वर्चुअसिटी से जोड़ने की कोशिश की जेएस मिल ने। उसी तरह की थॉट जो है वो कार्लाइल जो है, कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल कौन थे? वो एक सैटारिस्ट थे, स्कॉटिश हिस्टोरियन, सैटेरिकल राइटर, एसेइस्ट, ट्रांसलेटर, फिलोसफर, मतलब पॉलीग्लॉट कह सकते हैं। बहुत उनमें गुण थे। मैथमेटिशियन भी थे, टीचर भी थे, पोलेमिसिस्ट भी थे। पोलेमिसिस्ट किसको बोलते हैं? जो कि कोई एक पर्टिकुलर व्यू लेता है आर्गुमेंट में, हमेशा किसी व्यू को कट करने के लिए जो सामने आता है। ए स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट आर्गूज वेरी स्ट्रांगली फॉर और अगेंस्ट समबडी, मतलब वो उस टाइप का राइटिंग आप लेते हैं, कोई बीच बीच का नहीं लेते हैं। एकदम एक पक्ष में आप ढेर सारा आर्गुमेंट रखते हैं और दूसरे पक्ष को काट देना चाहते हैं आर्गुमेंट से, तो आप पोलेमिक अप्रोच रखते हैं, पोलेमिसिस्ट हैं। तो वो भी कार्लेट थे। तो उनका कहना था कि ये पिग फिलॉसफी है। वही इसी चलते कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। बेंथम क्या बोला था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब वो हैप्पीनेस का सोर्स क्या है उसको कहना, तो उससे हमको मतलब नहीं है। चाहे हैप्पीनेस आपको मुर्गा लड़ाई देख के आए, दारू पी के आए, चाहे कुछ भी करके आए, चाहे नॉवेल पढ़ के आए, चाहे किसी का भला करके आए, चाहे ब्लड डोनेशन करके आए, इसमें हमको क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस से मतलब नहीं है। ऐसा कोई भी डिसीजन जिससे अधिक से अधिक लोगों को हैप्पीनेस पहुंचे, वो हमारे लिए अच्छा है। यूटिलिटेरियनिज्म मिल बोलते हैं नो, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस किस तरह से आप लेते हैं। कुछ जो है हायर सोर्सेज ऑफ प्लेजर हैं, कुछ लोअर सोर्सेज ऑफ प्लेजर हैं। हमें हायर सोर्सेज जो मेंटल हैं, जो वर्चुअस एक्ट है, उसके तरफ वो करना चाहिए। और जो एक बॉडीली, जिसको एपेटाइट कह सकते हैं, या बॉडीली आपका सेंसुअल जो प्लेजर है, उसको हमें थोड़ा अंडरमाइन करना चाहिए। तो ये पिग फिलॉसफी से क्रिटिसाइज किया यूटिलिटेरियनिज्म को कार्लाइल ने। Which one of the following is correct so far as John Rawls writing are concerned? तो मतलब कहने के मतलब इसमें से कौन उन्होंने लिखा है? थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखा है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखा है, लॉ ऑफ पीपल लिखा है। तीनों का मैंने यहाँ पे दे दिया। अब आपको कहीं आगे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने आगे, तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, फिर लॉ ऑफ पीपल है। इसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है ये भी आपको जानना चाहिए। थ्योरी ऑफ जस्टिस आपको पता है, लॉ ऑफ पीपल में उन्होंने ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये ऑल ऑफ द वेब सही आंसर हो जाएगा। गिवन बिलो टू, अब रीजनलाइजेशन देखते हैं। कार्ल मार्क्स टर्म्ड अर्ली सोशलिस्ट एज यूटोपियन सोशलिस्ट, ये ट्रू है, उन्होंने ऐसा कहा था। जो अर्ली सोशलिस्ट थे, कौन थे अर्ली सोशलिस्ट? यहाँ मैंने सारा नाम दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन जरूर पढ़िएगा इसको। रीजन है दे अटैक द कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ। अब ये फॉल्स है, क्योंकि मतलब इसका क्या मतलब, दे अटैक द कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ, तो ये कोई इससे बनता नहीं है। मतलब वो ऑफ कोर्स वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को उन्होंने अटैक किया होगा, लेकिन इससे इसका कोई नाता नहीं है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। मेरे अनुसार से ये फॉल्स है, ये सी होगा, या बी भी हो सकता है कि ये आपस में इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता। आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माओ हैज नॉट सेड? अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि माओ के हर कोट को याद रखे और फिर देखिए उन्होंने कौन सा नहीं कहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, ये कहा है, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, ये तो जरूर याद कर लीजिए, बहुत जगह आपको काम आ जाएगा। 3 years ऑफ हार्ड वर्क, 10,000 year ऑफ हैप्पीनेस, ये उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम में कहा था 1958 में, तो ये तो ठीक है। ए रिवॉल्यूशन इज नॉट ए डिनर पार्टी, उन्होंने ये भी कहा था, तो ये भी उन्होंने, लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा था क्योंकि ये ऐसा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए सही आंसर है एटॉम बॉम्ब्स आर रियल टाइगर, नहीं कहा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लेटोस 4 कंपोनेंट ऑफ वर्च्यू। अगेन ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप चार जो उनके कंपोनेंट हैं उसको अरेंज करें कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये मैं खोज पाया कि कैरेक्टर ऑफ ए गुड सिटी, प्लेटो कहते हैं अपनी रिपब्लिक में कि फर्स्ट वर्च्यू है कि वो वाइज होना चाहिए, फिर ब्रेव होना चाहिए, फिर टेम्परेट होना चाहिए। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? सॉरी, टेम्परेट का मतलब होता है इक्विनिमस, इक्विनैनिमस होना। अब इक्विनैनिमस अगेन आपको लगेगा कि क्या है, तो लेवल हेडेड होना, मतलब जो खुशी में बहुत ज्यादा पागल ना हो जाए, दुख में बहुत ज्यादा घबरा ना जाए, तो इस टाइप का स्थित प्रज्ञ होने को टेम्परेट बोलते हैं। टेम्परेट होना एक योग है, आपको कभी बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, कभी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होनी है, तो वो टेम्परेट होना। वाइज, ब्रेव, टेम्परेट एंड जस्ट होना, तो इसको यदि आप यहाँ ट्रांसलेट कर लीजिए तो जस्टिस पहले आएगा, फिर ब्रेवरी आएगा मतलब करेज, और फिर टेम्परेस, फिर विजडम, तो ये उसी क्रम में ही जो है वो सजा हुआ है। अब लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं फॉर्चुनेटली सितंबर 2013, पेपर 2 देख रहे हैं।
द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स विद, आपको पता है इन सब में यदि आप देखिए तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एरिस्टोटल में तो कोई सवाल ही नहीं था, उन्होंने तो कितने लोगों को सिटीजन से निकाल दिया था, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कुछ नहीं था उसमें। सिसरो तो रोमन थे, उस समय भी ऐसा नहीं था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लॉक भी जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। केवल रूसो जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसको रियल आप रिपब्लिकनिज्म कह सकते हैं, उसके समर्थक थे, तो रूसो होगा। प्लाटो डिस्क्राइब्स द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड बाय द एलोगरी ऑफ द केव, यस। द मेटाफोर ऑफ द डिवाइडेड लाइन, यस। डिवाइडेड लाइन उनका क्या था, मतलब इंटेलिजिबल वर्ल्ड वर्सेस विजिबल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ द फॉर्म आइडिया वर्सेस वर्ल्ड ऑफ द रियल, जो विजिबल वर्ल्ड जिसको हम देखते हैं। एंड तो वो भी एलोगरी ऑफ केव के ही जैसा था। द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्म भी, ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, आइडियाज है, वर्ल्ड ऑफ बीइंग है, ये वर्ल्ड ऑफ रियल सब्सटेंस है, विजिबल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग है, जो इस आइडिया को कंटेन करता हुआ चीज। जैसे आइडिया फ्लावर के होने का, ये जो है वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड का पार्ट है, और फ्लावर एक पर्टिकुलर रोज फ्लावर होना जो है वो विजिबल वर्ल्ड का पार्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसमें। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कंबाइन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको यदि पढ़ें तो आप इसको कर पाएंगे। फर्स्ट है पीपुल्स डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम, ये सही है। अब आप यहां देखिए क्यों सही नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी, कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी रॉल से कोई नाता नहीं है। इसी तरह यहां देखिएगा तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का रॉल से कोई नाता नहीं है, नन, तो ठीक है, एक मिल गया हमें। ये बेसिकली कंबाइन करते हैं कि कैसे जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो मार्केट इकोनॉमी, और एक प्लूरल डेमोक्रेसी जिसमें कि हर ग्रुप जस्टिस का अलग अलग कॉन्सेप्शन रख सकता है, हर इंडिविजुअल जस्टिस के बारे में अलग अलग सोच सकता है, अलग अलग उसका कॉन्सेप्शन हो सकता है कि गुड लाइफ क्या है, अलग अलग जो है उसके वर्ल्ड, मतलब कि आप वर्ल्ड भी तो मत कहिए, अलग अलग उसके थॉट हो सकते हैं इस बात को लेके कि कैसे जीवन को जीना है। कोई एक ओवर आर्किंग जो है कोई प्रिंसिपल नहीं है गुड लाइफ का, लेकिन उसके बावजूद भी सब मिल करके यदि रैशनली सोचें, वेल ऑफ इग्नोरेंस के डिवाइस से, मतलब अपने को भूल जाएं कि वो समाज में क्या है, तो दे विल अराइव एट द थ्योरी ऑफ जस्टिस एज गिवन बाय रॉल, यही रॉल का कहना है। तो वो कंबाइन करते हैं पीपुल्स डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर स्कीम को। हु डिफरेंशिएट बिटवीन एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बस आप जान लीजिए कि माओ ने किया था, इस पे आगे और आप पढ़ सकते हैं। मैच जो करना है ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें से कोई भी बहुत नोन नहीं है। लेकिन यदि आप एक बार जान लेंगे तो डेविड हेल्ड जो हैं, इनके से यदि हम लोग शुरू करें, तो डेविड हेल्ड ने जो है मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी लिखा। और डेविड हेल्ड के बारे में जानिए कि ही वाज ए ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज्ड इन पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ग्लोबलाइजेशन पे डेविड हेल्ड के काफी हैं, तो इससे ही आपका सवाल बन जाता है। ए का 2, अब बाकी देख लीजिए, बी का 3 है। तो लाइवली ने जो है डेमोक्रेसी नाम की बुक लिखी। मैकफर्सन जिन्होंने की, सीबी मैकफर्सन आपको जानना चाहिए, जिन्होंने की पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने एक्सट्रैक्टिव वर्सेस डेवलपमेंटल पावर का भी कॉन्सेप्ट दिया। ये मार्क्सिस्ट विचारधारा के कैनेडियन पॉलिटिकल थिंकर थे। इन्होंने बुक लिखा है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और कैरोल पैटमैन जो कि एक फेमिनिस्ट हैं, जो क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी हैं, उन्होंने लिखा है पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक थ्योरी। डिफिकल्ट। गिवन बिलो 2, अब चलिए रीजनरेशन देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल इज ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट, आप जरूर जानते होंगे इसको। यस, वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट थे, क्योंकि उनका मानना था कि सभी फिट नहीं है डेमोक्रेसी, ऑल पर्संस आर फिट फॉर डेमोक्रेसी। एकदम बिल्कुल फॉल्स है, तो ये सी हो जाएगा, उल्टा ये सोचते थे। अब जो है यदि हम लोग एनालाइज करें, जितने क्वेश्चन मैंने किए हैं वो करीब 58 क्वेश्चन है, 58। उसमें से मैंने जो मार्क किया है वो 20 क्वेश्चन इजी हैं, 35%, मीडियम जो है 47% है, और डिफिकल्ट केवल 18% है। तो आप देख सकते हैं कि केवल आप मीडियम टू इजी भी यदि अटेम्प्ट करें तो आप मोर देन 70%, इवन जो है 80% तक टैकल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तब है जबकि आप काफी अच्छे से तैयारी करते हैं। जैसे जिस लेवल पे मान लीजिए मैं इतने सारे क्वेश्चन को देखने के बाद मान लीजिए मैं पहुंच गया हूं, उस तरह से यदि आप भी उस लेवल तक आते हैं, मुझसे तो आगे बहुत बढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि मेरे कई स्टूडेंट मुझसे बहुत ज्यादा मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज को एसिमुलेट कर सकते हैं, तो उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो आपके लिए आसान होगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेपर डिफिकल्ट नहीं है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। अब यदि हम टिप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है कि मेमोराइज द क्रोनोलॉजी ऑफ थिंकर्स एंड देयर बुक। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार भी पूछा गया 2021 में जो 22 नवंबर को हुई थी उसमें भी काफी क्रोनोलॉजी पे आई है, तो उसको रट लीजिए। मैं अपने एग्जामिनेशन गाइड में कोशिश करूंगा इसको बताने देने का। मेमोराइज फेमस कोट्स ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, ये भी मैं अपने गाइड में कोशिश करूंगा। अंडरस्टैंड केयरफुली मेन थॉट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंकर इंक्लूडेड इन द सिलेबस। ये तो बहुत जरूरी है कि आप उसके बहुत अच्छे से जो है देखिए कि कन्फ्यूशियस है, उनके थॉट को समझिए, उनके जो डिफरेंट आइडियाज हैं और उसका जो क्रिटिक है उसको समझिए। देन कैटेगराइज कीजिए थिंकर को लिबरल कैटेगरी में, लिबरल प्लूरलिस्ट में, जैसे कि लास्की हैं या डहल हैं, रॉल हैं लिबरल में, लिबरल लिबरल कम्युनिटेरियन में लाइक सैंडल हैं, या चार्ल्स टेलर हैं, एलिस्टेयर मैकलेंटायर हैं। इन सब तरह से आप कीजिए। मार्क्सिस्ट में जब अभी आपने जस्ट देखा रोजा लग्जमबर्ग हैं, या इवन कैनेडियन जो अभी हम लोग सीवी मैकफर्सन देखा, उस टाइप के क्रिटिकल थिंकर जैसे जोर्गन हैबरमास हैं, या जितने भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के हैं उनको, एरिक फ्रॉम हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लाइक जो फोको हैं, या डीकंस्ट्रक्टिविस्ट लाइक डेरिडा हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर लॉयटार्ड हैं। इसको मतलब आप कैटेगराइज कीजिए, सोशलिस्ट थिंकर को, सोशल डेमोक्रेट्स को, जैसे कोले हैं। तो इन सब को कैटेगराइज करने से आपको बहुत फायदा होगा। यदि आपने मान लीजिए 50 थिंकर जो आपको अधिकतर पूछे आते हैं, इसमें आप बनाएंगे तो सिलेबस में आपका करीब 20 है, 20 और 30 इन्होंने सिलेबस के बाहर पूछा है, तो 50 को यदि आप कैटेगराइज करेंगे इन कैटेगरी में तो आपको आसानी होगी उनको समझने में। प्रैक्टिस कीजिए जितने पास्ट ईयर पेपर पॉसिबल हो सकते हैं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, यूजीसी नेट के भी, पीजी इंट्रेंस टेस्ट के भी, अदर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो सेट होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड अदर टेस्ट, अदर इंट्रेंस टेस्ट, उन सब के पेपर को एनालाइज कीजिए। ये 50 पेपर आप एनालाइज करके जाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता यूजीसी नेट करने से आपको। एंड लर्न द ट्रिक्स टू क्रैक एमसीक्यू इवन इफ आंसर इज नॉट नोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हैं विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट आंसर। इसके बारे में बहुत आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फाइनली, यदि बुक्स बहुत लोग पूछते हैं इसलिए मैंने दिया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे ये 3 बुक आप देख सकते हैं, मेरे अनुसार से अच्छा है, कवर करता है। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो मैंने दिया है जो काफी आपको बेनिफिट कर सकता है। ऑनलाइन अभी के जमाने में इवन ऑफलाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजिली एक्सेसिबल है। So, okay, dear students, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इन सब तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं एंड हम जारी रखेंगे इस सीरीज को। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग अभी जो हैं अपनी शुरुआत भी नहीं कर पाए होंगे, और मेरे कई स्टूडेंट तो अभी पीजी में एडमिशन की ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि आप अर्ली मूवर होंगे और इस सीरीज के थ्रू आप आगे बढ़ जाएंगे। सो लेट अस कंटिन्यू, मिलेंगे बहुत जल्द। बाय।